जानते हैं, इतिहास में ना कभी कभी बस एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में आग लगा देती है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था 1857 में भारत के साथ। ये कहानी है उस महाविद्रोह की जिसे कई लोग भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो चलिए आज इसी शौर्य गाथा की गहराई में उतरते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे सिर्फ एक अफवाह और एक बंदूक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने शासन की नींव तक हिला दी? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा इस विद्रोह की जड़ों में। देखिए, ये जो विद्रोह था ना, ये कोई एक दिन में नहीं भड़क गया। ये तो उस उबलते हुए पानी जैसा था जो दशकों से धीरे धीरे गर्म हो रहा था। गुस्सा था, असंतोष था, एक ऐसा तूफान जो बस आने ही वाला था। तो सबसे पहले इसी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। तो जड़ें थी अंग्रेजों की जालिम नीतियों में। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, वो एक एक करके सतारा, झांसी, उदयपुर जैसी रियासतों को निगलती जा रही थी। फिर 1856 में अवध पर भी कुशासन का इल्जाम लगाकर कब्जा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को भेज दिया कलकत्ता। इतना ही नहीं, नाना साहब की पेंशन तक बंद कर दी गई। और किसानों का क्या हाल था? उनकी जमीन राजस्व नीतियों ने किसानों को बिल्कुल कंगाल बना दिया था, जिससे बार बार अकाल पड़ रहे थे। अब बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक चोट की। अंग्रेज भारतीयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। नस्लीय भेदभाव, मतलब उन्हें नीची नजर से देखते थे। और तो और एडवर्ड जैसे अधिकारियों ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि हमारा भारत में आने का असली मकसद तो लोगों को ईसाई बनाना है। सोचिए, ये बयान आग में घी डालने जैसा था। ऊपर से 1850 में एक कानून आया, लेक्स लोकी एक्ट, जिसके तहत धर्म बदलने वालों को उनकी पैतृक संपत्ति मिल जाती थी। अब तो लोगों को पक्का यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म छीनने पर तुले हैं। अच्छा, अब जरा सेना के अंदर की बात समझिए। अंग्रेजों की फौज में भारतीय सैनिक कितने थे? करीब 2,38,000। और यूरोपियन सैनिक सिर्फ 45,000। मतलब जमीन आसमान का फर्क। यही जो भारी असंतुलन था ना, इसने भारतीय सिपाहियों को एक जबरदस्त आत्मविश्वास दिया। उन्हें लगने लगा था कि भाई, अगर हम सब एक हो गए तो इन अंग्रेजों को हटाना कोई बड़ी बात नहीं। और नाराजगी की वजहें भी कम नहीं थीं। एक तो 1854 में उनकी मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी। फिर 1856 में एक नया कानून ले आए कि सबको समुंदर पार जाके सेवा देनी पड़ेगी, जो उस वक्त कई सैनिकों के धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। ऊपर से तनख्वाह और प्रमोशन में भेदभाव तो था ही, साथ ही उनके रीति रिवाजों का मजाक भी उड़ाया जाता था। मतलब हर तरफ से अपमान। तो माहौल आप देख ही रहे, बिल्कुल तैयार था। गुस्सा, अपमान, डर सब मिलकर एक बारूद का ढेर बन चुका था। बस इंतजार था एक चिंगारी का, और वो चिंगारी आई एक नई राइफल की शक्ल में। जी हाँ, ये थी नई इनफील्ड राइफल। अब राइफल में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी इसके कारतूसों में। एक अफवाह या शायद सच्चाई तेजी से फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। और सबसे बड़ी बात, राइफल में गोली डालने से पहले कारतूस को मुंह से, दांत से काटना पड़ता था। अब आप सोचिए, ये हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों के लिए उनके धर्म को भ्रष्ट करने जैसा था। ये एक सीधी सीधी चोट थी उनकी आस्था पर। और इस अपमान के खिलाफ जो पहली आवाज उठी, वो थी मंगल पांडे की। तारीख थी 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही ने अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला बोल दिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग को मार गिराया और सार्जेंट मेजर ह्यूसन को घायल कर दिया। नतीजा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और वो इस महाविद्रोह के पहले शहीद कहलाए। लेकिन मंगल पांडे का बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी शहादत की खबर एक जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और इस आग को मशाल बनाकर आगे बढ़ाने के लिए हमें मिले कई महानायक, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर इस क्रांति की कमान संभाली। विद्रोह की असली संगठित शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। यहाँ के सिपाहियों ने बगावत का बिगुल फूंक किया, अपने साथियों को जेल से आज़ाद कराया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए सीधा दिल्ली की ओर बढ़ चले। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये अंग्रेजों के लिए एक खुली चुनौती थी। मेरठ और दिल्ली की ये आग बहुत जल्द लखनऊ और कानपुर तक पहुंच गई। लखनऊ में मोर्चा संभाला बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर के नाम पर,
तो वहीं कानपुर में कमान संभाली नाना साहब और उनके सबसे काबिल सेनापति तात्या टोपे ने। हालांकि बाद में कैम्बेल नाम के अंग्रेज अफसर ने इन दोनों ही जगहों पर विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। और फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसा नाम जो आज भी हिम्मत और शौर्य का दूसरा नाम है। उन्होंने सर ह्यू रोज की सेना का जिस तरह से सामना किया वो कमाल था। तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया था। उनकी वीरता की कहानी तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उनके दुश्मन जनरल ह्यू रोज ने उनकी मौत के बाद क्या कहा था। उसने कहा था, यहाँ सोई हुई ये औरत सभी विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। किसी दुश्मन से मिली ऐसी इज्जत उनकी वीरता का सबसे बड़ा सबूत है। और ये मत सोचिएगा कि ये विद्रोह सिर्फ दिल्ली, लखनऊ या झांसी तक ही था। नहीं, ये पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल चुका था। बरेली में मोर्चा संभाला खान बहादुर खान ने, तो बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। फैजाबाद से लेकर असम तक जगह जगह स्थानीय हीरो उठ खड़े हुए थे इस महासंग्राम में। लेकिन इतना बड़ा विद्रोह इतने बड़े पैमाने पर फैला, फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो पाया? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब हम ढूंढेंगे। चलिए इसकी असफलता के कारणों का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं। इस विद्रोह को देखने के कह सकते हैं दो चश्मे हैं। एक है अंग्रेज इतिहासकारों का नजरिया। उनके लिए ये बस एक सिपाही विद्रोह था या बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई, कुछ ने तो इसे मुस्लिम साजिश तक कह दिया। दूसरी तरफ हैं भारतीय राष्ट्रवादी जैसे वी.डी. सावरकर, जिन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। और दिलचस्प बात यह है कि डिज़राइली जैसे कुछ अंग्रेजों ने भी माना था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो फिर असल सवाल पर वापस आते हैं, ये विद्रोह फेल क्यों हुआ? इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली, ये पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण और पश्चिम भारत का बड़ा हिस्सा इससे अछूता रहा, बल्कि कई देशी राजाओं और जमींदारों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरा, कोई एक मजबूत केंद्रीय लीडरशिप नहीं थी और न ही कोई साफ प्लान था कि अंग्रेजों के जाने के बाद क्या होगा। और आखिरी और सबसे अहम बात, विद्रोहियों के पास हथियार और पैसे की भारी कमी थी, जबकि अंग्रेजों की सेना कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और आधुनिक हथियारों से लैस थी। भले ही ये विद्रोह फौजी तौर पर नाकाम रहा हो, लेकिन इसने भारत के भविष्य पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। इसके जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक जाने वाले थे। कह सकते हैं कि इसी विद्रोह ने एक नए राष्ट्र के बीज बोए। इसका सबसे फौरी और सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। ये एक युग का अंत था। देखिए, इस विद्रोह की असली अहमियत इसकी हार या जीत में है ही नहीं। भले ही विद्रोही हार गए, लेकिन उनके बलिदान ने, उनकी कुर्बानी ने भारतीय लोगों के दिलों में एकता और राष्ट्रवाद की वो भावना जगा दी जो इससे पहले कभी नहीं थी। और यही वो बीज थे जो 90 साल बाद 1947 में आज़ादी के एक बड़े पेड़ के रूप में हमारे सामने आए। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या 1857 की उस हार को हम भारत की आज़ादी के लंबे सफ़र की पहली जीत कह सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।